और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अयोध्या से है, जहां खुदाई में मूर्तियां मिली हैं। सियापति रामचंद्र की जय जय राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम जय जय राम। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कई पुरातात्विक मूर्तियां जैसे खंबे और शिवलिंग मिले हैं। 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग उस हिस्से में मिला है जहां मलबे को हटाने और समतल करने का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अलावा 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और इनके साथ 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट के जरिए अब जब वहां पर कार्य शुरू हुआ है तो समतलीकरण का और खुदाई का जब काम चल रहा था तो जो सामान वहां से मिला है इसका पुरातात्विक महत्व है। और जो जानकारी सामने आ रही है, मंदिरों के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा कई खंडित मूर्तियां वहां से मिली हैं, 4 फीट का एक शिवलिंग भी मिला है। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। वीएचपी के महासचिव विनोद बंसल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद जी, आज तक पर स्वागत है आपका। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो खुदाई और समतलीकरण के काम के दौरान वहां से प्राप्त हुई हैं। क्या महत्व इन तस्वीरों का इस वक्त है? नहीं, देखिए, महत्व तो यही है कि ये वापस ये रीएस्टेब्लिश करता है कि राम जन्मभूमि है और उस पर अनेक बार आक्रमण हुए और उन आक्रमणकारियों ने अनेक आसपास के मंदिरों को भी ध्वस्त किया। तो मंदिरों की जो कलाकृतियां हैं, मूर्तियां हैं, उनके स्तंभ हैं और जो पत्थर हैं वो सब जमीन के अंदर कालांतर में कब से चले गए। अभी जो समतलीकरण हुआ है उसमें ये सब चीजें मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम बार बार कहते थे कि यहाँ वास्तव में मंदिर को तोड़ करके और वो जो ढांचा खड़ा किया था वो चीजें एक तरह से रीएस्टेब्लिश होती हैं। हालांकि इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं रह गया। अब तो सिर्फ यही है कि मंदिर बनाना है और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होना है। तो ये सब चीजें तो मिलेंगी डेफिनेटली। देखिए, मुगल कालीन इतिहास जो है और जो पुराना जो आक्रमणकारियों का जो इतिहास है वो साथ साथ ये कहता ही है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर अनेक मंदिरों को तोड़ा गया, अनेक धर्म स्थलों को ध्वस्त किया गया और वहाँ पर उनके ही मलबे से और बहुत सारी इमारतें इन्होंने खड़ी की। तो उसी कड़ी में एक फाइंडिंग है और ये साफ साफ कह रहा है कि भाई राम जन्मभूमि पर आक्रमण इन लोगों ने किए और वो आक्रमणों की दास्तान ये मूर्तियां और ये पत्थर कह रही हैं बेसिकली। आपकी बात हुई वहां पर जो ये सामान प्राप्त हुआ है, अब यहाँ से आगे क्या होगा इसका? नहीं, देखिए, अभी माननीय चंपा जी बता ही रहे थे कि जो मिला है अब उसमें मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट तय करेगा तो उसको वैसे मुझे लगता है कि इसको अपने एक संग्रहालय में रखेंगे और साथ साथ कुछ पुरातत्वविदों को बुला करके उनसे भी कुछ हो सकता है जानकारी लें। अब ये ट्रस्ट का मामला है कि वो किस तरह से इस मामले को हैंडल करता है। जी, शुक्रिया विनोद जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो खुदाई के दौरान वहां से खंडित स्तंभ, मूर्तियां और चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इनकी अपने आप में बहुत अहमियत इसलिए भी क्योंकि अब ये पुरातात्विक संपत्ति है और उसके बाद जब इसको आगे एनालाइज किया जाएगा, इसका विश्लेषण किया जाएगा तो इतिहास से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सामने आएंगी और
जिस बात का जिक्र अभी विनोद बंसल भी कर रहे थे कि जो विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसका कोई महत्व नहीं बचता, लेकिन यकीनन अब जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य आगे चल रहा है तो ये फाइंडिंग्स, ये सामान अपने आप में बहुत अहम। हमारे साथ हिंदू महासभा के वकील रह चुके विष्णु जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। जैन साहब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अभी कुछ देर पहले विनोद बंसल जी से भी बात हुई। खुदाई के दौरान इन वस्तुओं का प्राप्त होना, आपका पहला कमेंट इस पर। देखिए, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस में आर्गुमेंट हो रहे थे और बहस हो रही थी, और जो मुस्लिम पक्षकारों ने हम पे आरोप लगाया था हिंदू तालिबान का, और ये कहा था हिंदुओं ने वहाँ पे एक मस्जिद को गिरा दिया और वहाँ पे नीचे कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं है, और इंडिया में कहीं भी खुदाई की जाए तो बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। तो ये उस चीज का जवाब है जो हम बराबर सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस करते चले आ रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के अवशेष हैं, शिवलिंग है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी, और एक शिवलिंग ASI के द्वारा पहले भी मिला था जब पहले भी खुदाई का ऑर्डर हुआ था। तो यही बात हम वहाँ पे बताना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वहाँ पे एक भव्य राम मंदिर था इतिहास काल में, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें वही जगह दी है राम मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये हमने एस्टैब्लिश किया था ASI रिपोर्ट द्वारा कि वहाँ पे नीचे बहुत सारे मंदिर के अवशेष हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, बाबरी मस्जिद के नीचे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था राम मंदिर का, और इसीलिए वहीं पे जगह दी है राम मंदिर बनाने की। तो मुझे लगता है ये जो आज अवशेष मिले हैं शिवलिंग के और मूर्तियों के, ये दिखाता है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लड़ा और हमने जो सुप्रीम कोर्ट सामने तथ्य रखे, ये हमारी बात को और मजबूत करता है। जी, शुक्रिया जैन साहब आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ इस विवाद में मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। इकबाल जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खुदाई के दौरान जो खंडित स्तंभ और मूर्तियां प्राप्त हुई। हमने अभी कुछ देर पहले हिंदू महासभा के वकील से बात की। विष्णु जैन साहब का ये कहना है कि ये जो दलीलें हमने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, ये उन दलीलों के लिए सबूत है, ये उन पर मोहर लगाते हैं कि हमारी दलीलें सही थी। देखिए, ऐसा है कि सवाल आपको कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब हम इसके लिए जो है कोई आगे कोई बात भी करना नहीं चाहते जी, क्योंकि मुकदमा 70 साल चला है। मस्जिद 250 बरस के जमाने की थी, उससे पहले क्या था क्या नहीं था, ये जानकारी जो है तो तारीख ही बतावेगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ सब मामला उसमें जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का काम हो गया। मंदिर बनना चाहिए, हम इसके लिए अपना कोई डिबेट करेंगे ना, उसके अंदर कोई दलील देंगे। हम चाहते हैं कि अब मामला शांत होना हो गया है तो शांत रहना। इकबाल जी, जो ये सामान मिला है खुदाई के दौरान, जिसमें खंडित स्तंभ हैं, मूर्तियां भी हैं, कुछ चिन्ह भी हैं, इन तस्वीरों का, इन सामान का आपके लिए इनके क्या मायने हैं? देखिए, जो कुछ भी मिला, अगर पुरानी कोई चीज मिलती है तो उसका सम्मान होना चाहिए बस। नहीं, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब हम इसके बारे में कोई बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, इसके लिए कुछ होना नहीं है। जी, शुक्रिया इकबाल जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो अलग अलग पक्षों से हमने यहाँ पर बात की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उसके बाद अब जब ट्रस्ट का भी निर्माण हो चुका है और वहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए जो काम हो रहा है उसके दौरान ही, खुदाई के दौरान ये सामान मिला है, तो ज़रूर हिंदू महासभा के वकील जो रहे हैं उनका ये कहना है कि हम जिस तरह की दलीलें देते थे और कोर्ट में जब दूसरे पक्ष से उनका विरोध होता था, तो आज ये तस्वीरें कम से कम उन दलीलों को एक आधार ज़रूर देती हैं। और अब बात चक्रवाती तूफान अम्फान के कहर की। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़ी तबाही मचाई है। पश्चिम बंगाल में तूफान से 10 से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि ओडिशा में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तूफान इतना तेज था कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बड़े बड़े पेड़ और बिजली के खंभे तक उखड़ गए। ज्यादातर मौत पेड़ गिरने की वजह से और लोगों के उसमें दबने की वजह से हुई। ऐसा अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा न सुना।
हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़कर उड़ा ले जाने को बेकरार। अम्फान तूफान ने उड़ीसा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तूफान की रफ्तार जब थमी तो कोलकाता में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था। गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी। सड़कों पर पेड़ उखड़ पड़े थे। बड़े बड़े होर्डिंग, बिजली के पोल औंधे मुंह गिरे हुए थे। पूरे कोलकाता शहर में किस तरह का डिस्ट्रक्शन खड़ा किया है वो आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त कोलकाता के रास्ते में हम लोग इस वक्त पार्क स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ गिर चुकी है। उसके साथ साथ जितने भी केबल लाइंस है वो भी उसके साथ साथ गिर गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो गिर चुके हैं, लैंप पोस्ट। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बारिश जो हुआ था, भारी मात्रा में बारिश होने की वजह से पानी बहुत सारी जगहों में जम गया है। इस वक्त ये जितने भी बिल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं सब में अंधेरा है। पूरा ये जो रास्ता है, पूरा ये जो इलाका है मेरे पीछे जो एक्साइड मोड़ की तरफ जाता है, एक बहुत ही खास प्रोमिनेंट जो चौराहा कहा जा सकता है कोलकाता शहर का, वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसके साथ साथ देखिए कितने ऐसे पेड़ है पूरे रास्ते में जो इस वक्त गिरा हुआ है। और इस तरह का जो सिचुएशन हम देख सकते हैं वो पूरे कोलकाता शहर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। बुधवार शाम के वक्त जब तूफान पूरे शबाब पर था, हावड़ा ब्रिज भी इसके आगे नतमस्तक हो चला। आंधी के झोंकों ने पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह अपने आगोश में ले लिया कि पुल दिखना ही बंद हो गया। हावड़ा में तूफानी हवाओं के जोर से एक स्कूल की छत देखते ही देखते उड़ गई। इस खौफनाक मंजर को सामने के मकान में रहने वाले एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर है। तूफान के गुजर जाने के बाद उसके गहरे निशान हर तरफ पसरे हैं। मैं इस समय हूँ दीघा के सी बीच पर, जहाँ पर कई गुना ज्यादा ऊंची लहरें थीं, अब उतनी नहीं है। लेकिन तबाही का मंजर कुछ ऐसा है कि होर्डिंग्स हो या बोर्डिंग्स हो या दुकानों का सामान जो अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोगों ने कई गुना ज्यादा ताले लगाए थे, लेकिन पानी घुसने की वजह से अंदर हो सकता है बर्बादी हुई हो। वहीं दूसरी ओर जितना सामान रखा था आसपास बंधा हुआ, उसे भी उड़ाकर तोड़कर लेकर चला गया है। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। ऑलमोस्ट पूरा कोलकाता यहाँ पे जितना भी सेंट्रल है, ये आपका 7 पॉइंट, AJC बोस रोड, 4 नंबर, कोस्ट मॉल, ये पूरा 7 पॉइंट्स के पास जितने भी पार्क स्ट्रीट, सारे एरिया ब्लॉक्स है, सब ब्लॉक्स है। आप निकलिए ही मत तो ज़्यादा बेटर होगा। पानी की वजह से, तूफान की वजह से, और पेड़ गिर गए हैं रास्तों में। कोई अभी तक सपोर्ट नहीं आया है कि पेड़ साफ कर दे। बर्बादी सिर्फ बाहर नहीं, मकानों के अंदर भी पहुंच चुकी है। निचले इलाकों में तूफानी बरसात का पानी मकानों के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से घर का सारा सामान डूब गया। लोग रात भर जैसे तैसे पानी बाहर निकालकर अपने आशियाने को बचाने में लगे रहे। दीघा से मनोज लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल के लोगों का काफी अरसे बाद इतनी तेज रफ्तार वाले तूफान से वास्ता पड़ा। उड़ीसा में रफ्तार हालांकि थोड़ी कम रही, लिहाजा तबाही कम हुई। दोनों राज्यों में 6 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया था। इसके बावजूद 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। खतरे में तो उड़ीसा और बंगाल दोनों थे, लेकिन जैसे जैसे अम्फान देश के पूर्वी तट के नजदीक बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल की तरफ इसकी निगाहें ज्यादा टेढ़ी होती गईं। बंगाल में समुद्र तट से टकराने के वक्त तूफान की रफ्तार
180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंच गई थी, जबकि कई घंटे बाद तक कोलकाता शहर में 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। अम्फान का सबसे ज्यादा कहर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता में रहा। तूफान के टकराने के वक्त दीघा में सीधे खड़े हो पाना भी मुमकिन नहीं था। बता रही हैं कि किस तरह का मंजर है इस समय दीघा में। समुद्र पूरी तरह उफान पर है। लहरों की ऊंचाई करीब 15 से 20 फीट हो रही है, जिसका मतलब है कि 2 तल का मकान भी वो कवर कर चुका है। और ये तेज हवाएं जो आपके लिए खुद अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में इतनी बड़ी मुश्किल का सबब बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही कितनी हुई, इसका हिसाब किताब अभी बाकी है, लेकिन सीएम कह रही हैं कि कम से कम 10 से 12 लोग तो तूफान की भेंट चढ़ ही गए। আমাদের ডিএমরা সবাই ফিল্ডে আছেন, পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিডিও এসডিও সাধারণ মানুষ সকলে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সবাই যা খবর পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা এক্ষুনি বলা যাবে না। ইতিমধ্যে 10-12 জন মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যারা হয়তো বাড়িতে টিন উড়ে এসছে বা বেশিরভাগই হচ্ছে গাছ পড়ে মারা গেছে। बंगाल के मुकाबले उड़ीसा में तूफान का कहर कुछ कम रहा। यहाँ ज्यादा असर बालासोर, भद्रक और केंद्रपाड़ा में दिखा, लेकिन इन इलाकों में भी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रही। इसके बावजूद उड़ीसा में अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर है। We have seen some devastation to large number of trees which have been uprooted and broken. Some of the electricity infrastructure has been damaged. Minor damage to telecom infrastructures we have seen. And then some buildings with asbestos roofs of public agencies have been damaged. बंगाल और उड़ीसा में करीब 6.5 लाख लोग पहले ही सुरक्षित निकाले जा चुके थे। तूफान की चपेट में आने वालों की मदद के लिए एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल भी तैनात थे। कई लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन सभी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। दीघा से मनोज लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। चक्रवाती तूफान अम्फान के कहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए। आपको पश्चिम बंगाल से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई ऐसी आइकॉनिक जगह जिनको पहचानना तक मुश्किल हो रहा है इस तबाही के बाद। Unfortunate, everything gone. कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर कौशिक भट्टाचार्य इस वक्त मौजूद हैं। कौशिक जी, तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। पूरा एयरपोर्ट का जो ये कैंपस एरिया है, ये पूरा पानी में डूबा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्या अभी ग्राउंड पर स्थिति है? ये जो फोटोज आप दिखा रहे हैं, ये एयर इंडिया हैंगर की तरफ वाटर लॉगिंग का फोटो है। यहाँ पर हमारे जो नॉर्मल पार्किंग बेस जहाँ पर और एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं, ये वो जगह नहीं है। वहाँ पर कोई पानी जमा हुआ नहीं है। हमारे करीब 50 पार्किंग बेस ऑपरेशनल है, वहाँ पर पानी जमा हुआ नहीं है। ये एयर इंडिया हैंगर्स जो यूज होते हैं उनके वर्कशॉप पर्पस के लिए, उनके एमआरओ और इंजीनियरिंग के वर्क्स होते हैं, वहाँ पर ये पानी जमा हुआ है और हम पंप आउट भी कर रहे हैं। तो ये क्योंकि बाहर का पानी का लेवल ज्यादा है तो ये पानी निकल नहीं रहा है। जैसे बाहर का पानी कम होगा, एयरपोर्ट के बाहर का पानी, तो ये पानी भी उतर जाएगा। सर, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब तक ये पानी यहाँ से जो है पूरा हटाया जा पाएगा? ये बाहर का पानी कब तक उतरता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मैडम।
क्योंकि सिविल एविएशन की तरफ से कहा गया है कि 25 तारीख के बाद तो उड़ानें भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू हो पाएंगी, और ऐसे में कोलकाता एयरपोर्ट एक मेजर एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड देश भर में कनेक्ट होता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि उस समय तक ऑपरेशनल हो पाएगा? कोलकाता एयरपोर्ट अभी फिट फॉर ऑपरेशन है। अभी आज दोपहर को 2 फ्लाइट है, 2 रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स है। एक एयर एशिया थाईलैंड का, जिसमें थाईलैंड के सिटीजन्स वापस जा रहे हैं बैंकॉक, और एक रशियन एयरलाइंस भी ऑपरेट कर रहा है। त्रिवेंद्रम से कोलकाता आ रहा है एंड कोलकाता से फिर वो रशिया फ्लाई करेगा विथ सम रशियन सिटीजन्स फ्रॉम कलकत्ता। तो ये दोनों फ्लाइट आज दोपहर को है और ये ऑपरेशनल है, आज ही चालू होगा। जी चलिए, अच्छी बात है सर कि अगर इस तरह से अभी ऑपरेशनल है और ये काम हो पा रहा है, लेकिन ग्राउंड स्टाफ अभी मौजूद है क्या वहां पर, या उन्हें हटा दिया गया था? ग्राउंड स्टाफ है। हाँ, कितनी संख्या में लोग वहां पर होंगे? ऐसा तो नहीं कि लोग फंसे हुए हैं या कोई परेशानी वहां पर लोगों को? नहीं वो तो है ही, लेकिन जितना नॉर्मल स्ट्रेंथ होता है उसका 50% लोग आए हुए हैं। जी सर, अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उससे भी बचना है, दूसरी तरफ तूफान के बाद की जो बर्बादी है उससे भी फाइट करना है, तो अभी कैसे आप किस तरह के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं वहां पर इससे निपटने के लिए? ये तो बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। हमने टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग्स वगैरह कर रखे हैं, और जैसे कि आपको पता होगा जो 25 तारीख से ऑपरेशन होंगे उसमें काफ़ी सारे पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो टचलेस होगा, कॉन्टैक्टलेस होगा। उसके लिए भी हमने कैमराज इंस्टॉल किए हैं वाइटल लोकेशंस पे, और जहाँ पर एयरपोर्ट स्टाफ के साथ इंटरेक्शन होता है पैसेंजर का, उस जगह पे हमने शील्ड्स लगाए हैं ग्लास के कि प्रोटेक्शन के लिए। जी, तो इस तरह से हम पूरी तरह तैयार हैं 25 तारीख से शेड्यूल्ड ऑपरेशन हैंडल करने के लिए। और उसके पहले आज जैसे मैं बता रहा था कि ये नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेशंस ऑलरेडी हैं। कार्गो ऑपरेशंस भी, कार्गो फ्लाइट्स भी आज ऑपरेट करेंगे। जी, शुक्रिया कौशिक जी आपका हमसे बात करने के लिए। कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर कौशिक भट्टाचार्य हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अभी जो हालात वहां पर हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये एयर इंडिया के हैंगर जहां पर है उस एरिया की तस्वीरें थी, लेकिन ऑपरेशनल है एयरपोर्ट अभी भी। और 25 तारीख के बाद से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर सरकार ने डिसीजन लिया है, उस फैसले को इंप्लीमेंट करने में भी कोई परेशानी एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं होने वाली। लेकिन आपको दीघा की तस्वीरें अब हम दिखाते हैं, जहां पर जबरदस्त प्रभाव रहा इस तूफान का। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट देखिए। चक्रवाती तूफान अम्फन ने तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में या तो पानी भर गया है, या घर टूट गए हैं, या दुकानें पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गई हैं। मैं इस समय हूं दीघा के इलाके में, जहां बर्बादी का मंजर है। ये एक मकान है जो पूरी तरह से टूट गया है। तबाही इस कदर हुई है कि जहां एक और टीन की शेड उड़ गई है, तो वहीं पत्थरों की बनी हुई दीवार टूट गई है, और साथ ही साथ घर में घुसने का रास्ता तक खत्म हो गया है। रास्ता इस कदर खत्म हुआ है कि पेड़ के टूटने की वजह से और आसपास हुए नुकसान की वजह से अब परिवार खुद ही पेड़ काट के घर का रास्ता बना रहा है। स्थिति बद से बदतर हो चली है, क्योंकि एक और जहां पर कोरोना का कहर है, तो वहीं दूसरी ओर ये ध्यान में रखना कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, तो वहीं साथ ही साथ लोगों के लिए मुश्किलें हैं कि इन चीज़ों को कैसे सामान्य करें। आपका घर है यहाँ पर, क्या क्या हुआ था, किस तरह से तबाही हुई और अभी क्या स्थिति है? कल तो बहुत जोर से झड़ हो रहा था और इतना गाछ हिल रहा था, वो डर से हम लोग घर में घुस गया था। फिर बाद में पेड़ टूट गया, तो आज तो हम तो निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए पेड़ को काट के साफ कर रहा हूँ। अभी क्या स्थिति है, कैसे घर भी तो, मकान भी तो आपका पूरा टूट गया है? हाँ, ये तो पूरा ठीक ठाक था। कल तो सब उड़ गया, सब एस्बेस्टर भी उड़ गया। वहीं दूसरी ओर कमरा भी खराब हो गया है, कमरा पूरी तरह से टूट गया है। आपको दिखाएं कि किस तरह से ये तबाही का मंजर है। पानी घुस गया है, अंदर जितना सामान था वो सारा टूट गया है। खिड़की, दरवाजे, टीन की छत सब उड़ गई है। बचा है तो सिर्फ एक ऐसी जगह जो ये बताती है कि यहाँ पर कभी किसी जमाने में एक मकान हुआ करता था। आलम यह है कि लोग खुद ही अपने घर की तबाही को देख रहे हैं, अपने ही घर के आगे गिरे हुए पेड़ों को हटा रहे हैं, और इस तबाही में खुद अपने घर में देखकर इस तबाही का ही मंजर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा आज तक।
और तस्वीरें आप देखिए कोलकाता की, मनोगिया की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन कोलकाता में बसों की हालत देखिए। पेड़ जो है बड़े बड़े विशालकाय पेड़ इन बसों पर जा गिरे और बस इस तरह से तहस नहस हो गई मानो कोई खिलौना हो। आप अंदाजा लगाइए अब इस तूफान का क्या स्तर था और किस तरह से उसने तबाही मचाई है। इंद्रजीत कुंडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंद्रजीत, ओडिशा और बंगाल में अगर मिला लें तो जबरदस्त नुकसान हुआ है, 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और जो ये पेड़ गिरे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बस को किसी खिलौने की तरह तबाह कर दिया है इसने। क्या ग्राउंड पर स्थिति आपने देखी जब आप इधर उधर निकले, देखा आपने तबाही का क्या स्तर है वहां पर? बिल्कुल जी हाँ, जो तबाही है उसका जो असेसमेंट है वो आज सुबह ही हो पा रहा है। जब सुबह हम लोग रास्ते पे निकले तब इस तरह का जो नज़ारा है वो कोलकाता में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा एक पेड़ जो है उसको गिरा दिया गया है। किस तरह का कहर कल तूफान ने मचाया पूरे शहर के साथ साथ, ये आप देख सकते हैं लैंप पोस्ट भी है वो किस तरह से डेंजरसली यहाँ पे गिर गया है और उसके साथ साथ जितने भी वायर्स है, केबल वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर है, वो भी इसके साथ जुड़ चुका है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी अधिकारी हैं आप देख सकते हैं वो अभी रास्ते पे हैं और खींच रहे हैं इस पेड़ को। बहुत सारे कोलकाता के रास्ते में इस तरह का पेड़ गिरा हुआ है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और उसको काटने की कोशिश हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी डिस्टर्ब हो चुका है बहुत सारे जगह में, तो इलेक्ट्रिक सॉ जो है जिसे यूज किया जाना चाहिए वो भी इन लोगों के पास नहीं है। हाथ से काटा जा रहा है इस पेड़ को और उसके बाद रस्सी से खींचने की कोशिश हो रही है। पूरा शहर इस वक्त स्तब्ध हो गया है कोलकाता में। बहुत सारे जगह पे पानी भी जम चुका है और ऐसी तस्वीरें भी इंद्रजीत हम दिखा रहे हैं। लेकिन बंगाल और उड़ीसा में जिस तरह से तूफान ने तबाही मचाई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि नुकसान तस्वीरों में कैसा दिखाई दिया। ऐसा अंधड़ बीते कई सालों में न किसी ने देखा न सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़कर उड़ा ले जाने को बेकरार। अम्फान तूफान ने उड़ीसा और बंगाल के लोगों को चंद घंटों में ही कयामत की झलक दिखा दी। तूफान की रफ्तार जब थमी तो कोलकाता में सब कुछ उलट पुलट हो चुका था। शहर में चारों तरफ पानी भर चुका था, गाड़ियां नावों की तरह तैर रही थी, सड़कों पर पेड़ उखड़ पड़े थे, बड़े बड़े होर्डिंग, बिजली के पोल औंधे मुंह गिरे हुए थे। पूरे कोलकाता शहर में किस तरह का डिस्ट्रक्शन खड़ा किया है वो आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त कोलकाता के रास्ते में हम लोग इस वक्त पार्क स्ट्रीट से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ गिर चुकी है। उसके साथ साथ जितने भी केबल लाइंस है वो भी उसके साथ साथ गिर गया है। जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स है वो गिर चुके हैं, लैंप पोस्ट। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बारिश जो हुआ था, भारी मात्रा में बारिश होने की वजह से पानी बहुत सारी जगहों में जम गया है। इस वक्त ये जितने भी बिल्डिंग्स आप लोग देख सकते हैं सब में अंधेरा है। पूरा ये जो रास्ता है, पूरा ये जो इलाका है मेरे पीछे जो एक्साइड मोड़ की तरफ जाता है, एक बहुत ही खास प्रोमिनेंट जो चौराहा कहा जा सकता है कोलकाता शहर का, वो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। और उसके साथ साथ देखिए कितने ऐसे पेड़ हैं पूरे रास्ते में जो इस वक्त गिरा हुआ है। और इस तरह का जो सिचुएशन हम देख सकते हैं वो पूरे कोलकाता शहर में इस वक्त दिखाई दे रहा है। बुधवार शाम के वक्त जब तूफान पूरे शबाब पर था, हावड़ा ब्रिज भी इसके आगे नतमस्तक हो चला। आंधी के झोंकों ने पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरह अपने आगोश में ले लिया कि पुल दिखना ही बंद हो गया। हावड़ा में तूफानी हवाओं के जोर से एक स्कूल की छत देखते ही देखते उड़ गई। इस खौफनाक मंजर को सामने के मकान में रहने वाले एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। तबाही का मंजर बंगाल में कई जगहों पर है। तूफान के गुजर जाने के बाद उसके गहरे निशान हर तरफ पसरे हैं। मैं इस समय हूँ दीघा के सी बीच पर, जहाँ पर कई गुना ज्यादा ऊंची लहरें थीं।
अब उतनी नहीं है, लेकिन तबाही का मंजर कुछ ऐसा है कि होर्डिंग्स हो या बोर्डिंग्स हो या दुकानों का सामान जो अंदर से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोगों ने कई गुना ज्यादा ताले लगाए थे, लेकिन पानी घुसने की वजह से अंदर हो सकता है बर्बादी हुई हो। वहीं दूसरी ओर जितना सामान रखा था आसपास बंधा हुआ, उसे भी उड़ाकर तोड़कर लेकर चला गया है। राहत टीमें टूटे पेड़ों को सड़कों से हटाने में जुटी हैं, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सड़कों पर पानी भरा होने के चलते राहत काम में और भी मुश्किल आ रही है। ऑलमोस्ट पूरा कोलकाता यहाँ पे जितना भी सेंट्रल है, ये आपका 7 पॉइंट, AJC बोस रोड, 4 नंबर, कोस्ट मॉल, ये पूरा 7 पॉइंट्स के पास जितने भी पार्क स्ट्रीट, सारे एरिया ब्लॉक्स है, सब ब्लॉक्स है। आप निकलिए ही मत तो ज़्यादा बेटर होगा। पानी की वजह से, तूफान की वजह से, और पेड़ गिर गए हैं रास्तों में। कोई अभी तक सपोर्ट नहीं आया है कि पेड़ साफ कर दे। बर्बादी सिर्फ बाहर नहीं, मकानों के अंदर भी पहुंच चुकी है। निचले इलाकों में तूफानी बरसात का पानी मकानों के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से घर का सारा सामान डूब गया। लोग रात भर जैसे तैसे पानी बाहर निकालकर अपने आशियाने को बचाने में लगे रहे। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है और इन सबके बीच सबसे बड़ी चिंता प्रवासी मजदूरों की है, जो घर वापसी करना चाहते हैं। कई राज्यों से मजदूर लौटकर अपने घर जाने की तैयारी में है। दिल्ली में तो 4 लाख से ज्यादा मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन तक करा लिया है। मदद के लिए कोई गाड़ी रुकती है तो सैकड़ों जरूरतमंद दौड़ पड़ते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। ये तस्वीरें दिल्ली के विनोद नगर इलाके की हैं। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में इन प्रवासी मजदूरों को उम्मीद है कि वे घर लौटेंगे। मेहनत की कमाई इन बैगों में सहेजे अब ये सभी अपने घर लौट जाना चाहते हैं। लॉकडाउन 4 का दौर है। सरकार ने कई रियायतें दी हैं, कुछ राहतों का भी ऐलान किया है। अब तो बस और ट्रेनों से मजदूरों को लगातार उनके घर भी भेजा जा रहा है, लेकिन ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कई दूर तक ये जो लाइन है वो खिंचती जा रही है और तमाम लोग, तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 महीना से बैठे हैं, खाए अपना पेट पालते हैं, फिर बाल बच्चा कहाँ देंगे? हम लोग को तो घर जाना जरूरी है। 2 महीना से बैठे हैं, खुद खाए पी के स्कूल में खाना मिलता है, यहाँ हम खाएंगे, फिर बच्चा से क्या खाएगा घर पर? दिल्ली से लौटने के लिए करीब 4 लाख मजदूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनमें से 2 लाख तो बिहार के हैं, जबकि यूपी के 1,84,000 मजदूर हैं। इन सभी के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर 262 ट्रेनों की मांग की है। दिल्ली में कोरोना ग्राफ 11,000 को पार कर चुका है। हालांकि इनमें करीब 5100 लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसी उम्मीदों के सहारे केजरीवाल सरकार ने 19 मई से कुछ आर्थिक गतिविधियां भी शुरू की हैं। सरकार साफ कर चुकी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, चाहे वो बसों में सफर ही क्यों न हो। आज तक संवाददाता अंकित त्यागी ने सरकार की तैयारियों और बसों में इंतजाम को परखा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जा रही है, बिना मास्क के लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। 18 सवारी बैठाई जा रही हैं यहाँ पर बस में, यही इस कोशिश में कि कोरोना ना फैले। कितना आप लोगों के लिए कठिन है पहले से काम? खुद भी मास्क पहनना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि लोग मास्क पहन के चढ़े? पहनना पड़ता है, ध्यान भी रखना पड़ता है हर एक को। कितने लोग चढ़ रहे हैं और कितने चढ़ रहे हैं? मास्क लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, वो भी चेक करना पड़ता है। जब आप लोग शुरू करते हैं अपनी शिफ्ट, तो आप लोगों को भी थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह और सैनिटाइज वगैरह करके होता है? कैसे होता है? सैनिटाइज करते हैं गाड़ी भी और सारी सब कुछ करके सब कुछ। डीटीसी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा तो दिखा, लेकिन लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली में एक ऑटो रिक्शा में एक ही शख्स को बैठने की इजाजत मिली है, लेकिन पूर्वी दिल्ली में लापरवाही की ऐसी कई तस्वीरें दिखी। दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर दुकानें खुलने लगी हैं, लेकिन खरीदार गायब हैं।
दुकानदार रख रखाव पर खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन बिक्री न होने से कारोबार की राह आसान नहीं लग रही। आलम यह है कि जब इवेंट डे में शॉप्स खुल रही हैं तो भी ग्राहक कम आ रहे हैं, ऑड डे में खुल रही हैं तो भी ग्राहक कम आ रहे हैं। जो दुकानों के नंबर हैं वो भी एक दुकान का नंबर अगर 10 है तो उसमें 2 दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं, बहुत तरह की कंफ्यूजन है। इसके साथ ही बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। बिजली का बिल देना पड़ रहा है, दुकान का किराया और एम्प्लॉयज की सैलरी भी। इस तरह की स्थिति में दुकानदार ये चाहते हैं कि एक बार सरकार बात करे और इस तरह की स्थिति से उनको निकालने के लिए, बिजनेस पटरी पर लाने के लिए दुकानदारों से एक बार चर्चा करके इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। दिल्ली का संकट कम होता नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद अब कंटेनमेंट जोन की संख्या 69 है। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार हालात से कैसे निपटती है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में लॉकडाउन के इस फेज में प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया है। मजदूर परेशान हैं, किसी भी हाल में अपना घर, अपने राज्य को लौटना चाहते हैं, लेकिन जिनकी उम्मीदें खत्म हो गई वो मुंबई में ही काम में लग गए हैं। कितना दिन सर हम इंतजार करेंगे, बताइए आप। भूखे प्यासे आदमी हम लोग कितना दिन इंतजार करेंगे? आप खुद देख लीजिए, 6 तारीख को हमारा मेडिकल हो चुका है। कुछ आधा आदमी करके भेज रहा था, हम लोग सोचे जो चले जाएंगे, मगर नहीं जा पाए। इधर जिधर जा रहे हैं उधर पिटाई खा रहे हैं। पुलिस चौकी जाते हैं तो वहाँ से भगा देते हैं, फिर यहाँ आते तो सर ये लोग भगा देते हैं। 15-20 दिन हो गया मैं फॉर्म भरे थे, नंबर कोई नहीं। पुलिस वाले निर्मल नगर भी गए तो उन्होंने कहा कि बात करने को राजी नहीं है। कब खत्म होगा इंतजार, कब जाएंगे घर? आखिर इन प्रवासी मजदूरों का नंबर कब आएगा? कभी मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर चले आते हैं तो कभी बांद्रा के बस टर्मिनस पर। लॉकडाउन के दिन गिनते गिनते 57 दिन बीत गए, लेकिन अब तक इन प्रवासी मजदूरों का नंबर नहीं आया। जिन्हें मौका मिला वो बस में सवार होकर बांद्रा रेलवे स्टेशन चले गए, लेकिन जो रह गए उन्हें पुलिस भगा रही है, डंडे से फटकार रही है। वो देखो बस जा रहे हैं ना, हाँ वो बस से छोड़ रहे हैं, सीधा पुल अपने रेलवे स्टेशन जाओ। इधर भीड़ मत करो, अरे भीड़ मत करो, इधर भीड़ से आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। आप पुलिस स्टेशन में जाओ प्लीज, मैं आपको प्लीज बोल रहा हूँ। आधा घंटे से मैं आपको प्लीज बोल रहा हूँ, आप जाओ इधर से, आप पुलिस स्टेशन में जाओ। आप पुलिस स्टेशन में आपको सहायता मिलेगी। बांद्रा रेलवे स्टेशन के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन ने नया बंदोबस्त किया है। अब लोगों को बेस्ट की बसों से ही बांद्रा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा है। जिन प्रवासी मजदूरों के हाथ में श्रमिक एक्सप्रेस का टिकट है, उन्हें यहीं से सीधे बांद्रा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा है। लेकिन ऐसे हजारों मजदूर हैं जिन्हें एक अदद ट्रेन टिकट की अब भी दरकार है। खाना यानी एक टाइम मिलता है, एक टाइम नहीं मिलता है, कभी खाते कभी नहीं खाते। मेरे तक खाना नहीं पहुंचता क्योंकि मैं अपने पर्सनल पैसा से खा रहा था। आप तक नहीं पहुंचता? नहीं खाना नहीं पीना, बोल गांव जाना चाहते हैं तो गांव भी नहीं, मार के भगाते हैं। 31 आदमी का मेरा फॉर्म है और ये मार के मोबाइल भी तोड़ दिया सुबह में। जब मैं प्रवासी मजदूर की ऐसी दास्तां सुनकर मन टूट जाता है, दिल बैठ जाता है, हिम्मत जवाब दे जाता है। मुंबई में ऐसे कई प्रवासी मजदूर मिले जिनके घर लौटने की आस टूट गई तो यहीं ठहरने का मन बना लिया। लेकिन इनके सामने बड़ी चुनौती बनी पेट की आग। जिन बुलंद इरादों से मुंबई को सजाया संवारा, फिर उन्हीं के आसरे काम में जुट गए ताकि 2 पैसे से गुजारा हो सके। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के इन प्रवासी मजदूरों में कोई 3 महीने पहले मॉल में काम करता था तो कोई जिम में, लेकिन अब रोजी रोटी के लिए गटर की सफाई करनी पड़ रही है। कभी इस काम को किया नहीं, लेकिन सवाल भूख का है तो गटर में भी उतरने से नहीं हिचक रहे। यहाँ रोजाना इन्हें 300 रुपए तक की कमाई हो जाती है। हम लोग बस रूम पे रहते हैं, पैसे वैसे रहते हैं तो उसको खरीद के खाते हैं। बचे पैसे भी नहीं है, पैसे खत्म हो गया, घर से भी मंगाया वो भी खत्म हो गया। अभी हम लोग क्या करेगा? गांव से मंगा रहे मेहनत पैसा तो तभी खा रहे हम। इधर का थोड़ा खिचड़ी देता है, आधा कच्चा आधा पक्का। अब वो खिचड़ी खा के तो 3 टाइम आदमी नहीं बच सकता है ना। ट्रेन के लिए लाइन लगाता हूँ तो उधर मार पड़ता है।
मुंबई मेरी जान कहने वाले इन प्रवासी मजदूरों को आज कोई पूछने वाला नहीं। इन्हें आज न कोई हुक्मरान पूछ रहा है और न चमचमाती दुनिया वाले, न धन्ना सेठ और न ही कोई दानवीर। तनुश्री पांडे के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। पंजाब से भी बड़ी संख्या में यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के मजदूर घर लौटना चाहते हैं। प्रवासी मजदूरों की इसी दास्तां पर चंडीगढ़, मोहाली और लुधियाना से देखिए रिपोर्ट। अभी इंतजार बाकी है, अभी और सब्र करना है। लॉकडाउन के इस फेज में ट्रेनें पटरी पर बेशक दौड़ रही हैं, लेकिन इन मजदूरों की किस्मत अभी अटकी है। बसें भले ही हाईवे पर फर्राटा भर रही हैं, लेकिन ये अब भी चंडीगढ़ में ही फंसे हैं। मोतिहारी या मुजफ्फरपुर कहीं का ट्रेन मिलेगा हम चले जाएंगे, पर यहाँ तो ढंग से पुलिस वाले सुनते भी नहीं है कि हम यहाँ से बिहार का ट्रेन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और जो ऑनलाइन कराए हूँ मैसेज आया हुआ है। और मैं सर बहुत परेशान हूँ घर जाने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है साधन जाने के लिए। पुलिस वाला डंडे मार के भगाते हैं। ठीक है सर। और रूम मालिक बोलते हैं कि किराया दो, हमारे पास खाने के लिए नहीं, किराया कहाँ से दे सर। ये मजदूर अपने अपने राज्य लौटना चाहते हैं। चंडीगढ़ में यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के 6500 से ज्यादा प्रवासी मजदूर फंसे हैं। जी, यहाँ पे जाने के दो तरीके हैं। एक ट्रेन से मूवमेंट हो रही है और दूसरी बसेस से हो रही है। अभी तक ट्रेन से जो है 22,000 से ज्यादा लोग जा चुके हैं और बसेस से जो है वो करीब 14,000 के करीब लोग जा चुके हैं। चंडीगढ़ से अब तक 22,000 से ज्यादा मजदूर श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए अपने घर जा चुके हैं। वहीं 14,000 से ज्यादा लोग यूपी, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बस के जरिए पहुंचे।